अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 5 और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशंस। स्टूडेंट्स, जहाँ तक न्यूटन थर्ड लॉ की बात है इससे आप अच्छी तरह अवेयर होंगे, जो कि हमने चैप्टर 3 में रीड किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। हमने कहा था कि हर एक्शंस का एक रिएक्शंस होता है जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जैसा कि मैं ये बॉल जो है इस रजिस्टर के पेज पे रखता हूँ तो हम ये कह सकते हैं ये बॉल मूव क्यों नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे क्यों है। हुआ कुछ यूँ कि पहले ये यहाँ नहीं पड़ा था, फिर जब मैंने इसको रखा तो इसका कुछ ना कुछ मैस होगा, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स मैस इसका लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ वेट भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि W हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अगर मैस होगा, ये नॉन ज़ीरो मैस बॉल है, तो इसका लाजमी सी बात है वेट होगा। वेट क्या है? वेट एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है और अपनी तरफ खींचती है। क्लियर? सो इस बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड अपीयर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इस रजिस्टर के ऊपर, जो कि इस बॉल का इस रजिस्टर के ऊपर एक्शन है और ये रजिस्टर उस एक्शंस के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शनल फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। कितनी अपवर्ड फोर्स लगाता है? जितना इस बॉल का वेट होता है। तो आप यूँ कह सकते हो कि इस बॉल का जो वेट है जो डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है, ठीक है, उतने ही अगर इस पे अपवर्ड फोर्स लगाता है रजिस्टर, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करते हैं एंड ये बॉल जो है ये रेस्ट पे होती है, ठीक है। ये तो था न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को हम ग्रेविटेशंस के हिसाब से देखते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस है वो कैसे रिसेंबल करता है न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। देखें, हम ये कहते हैं कि Newton third law of motions also holds good for the force of gravitations. How is that? इसका मतलब ये है कि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाता है, यानी उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच के उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। सो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट होती है, ठीक है। एंड लुक एट दैट, जैसा कि बॉल है, ठीक है, एंड लाइक मैं अगर इसको मैं किसी हाइट पे लेकर आता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थ्रोन करता हूँ, ठीक है, ये तो हमें पता चलता है कि ये इसको ग्रेविटी है, ठीक है। ये अर्थ इस बॉल को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये बॉल जो है ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब हम इसको किसी हाइट से थ्रोन करते हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। व्हेन इट ड्रॉप सम हाइट, ये ग्राउंड के साथ जाके स्ट्राइक करता है। तो हमें ये बात समझ आती है कि न्यूटन ने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सो यहाँ पे जो एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक अर्थ है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो अगर अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये बॉल भी तो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के जो अर्थ जो है इस बॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो ये वाली फोर्स है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अर्थ इस बॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी वो ये वाली फोर्स है, ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाली फोर्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, यानी डाउनवर्ड ये खींच रहा है अर्थ की तरफ। और इसी हिसाब से ये जो बॉल है ये भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब दोनों के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से और इस बॉल के सेंटर से एक फासला लिया गया जिसको आप रेडियस r कह सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म दूँ, ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है जी, फोर्स एक्सर्ट बाई, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाई अर्थ, ठीक है, ऑन अ बॉल। जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है
अर्थ से बॉल के ऊपर, ठीक है, अर्थ जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, इस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, कहाँ खींच रहा है, नीचे की जानिब। क्लियर? वो इक्वल है, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? वो इक्वल है फोर्स exerted by ball on earth, ठीक है, बॉल ऑन अर्थ। तो जो बॉल है वो अर्थ के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? जितनी अर्थ जो है वो बॉल के ऊपर लगा रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? वो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट अगर दोनों की डायरेक्शन देखी जाए, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो आई एम गोइंग टू पुट नेगेटिव साइन हेयर। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इन दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन बॉल, ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्ट बाय बॉल ऑन अर्थ। लाजमी सी बात है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो अगर अर्थ बॉल को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अर्थ बॉल को खींच रहा है अपनी तरफ, तो फिर बॉल भी तो अर्थ को खींचेगी ना ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉल भी तो अर्थ को अपनी तरफ ऊपर खींचेगी। तो ये क्या था? यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ, जो कहता है फॉर एवरी एक्शन। तो एक्शन इसमें क्या था? जो अर्थ ने इस बॉल को अपनी तरफ खींचा, यानी ये वाला, ये एक्शन था, ठीक है, दिस इज द एक्शन, ठीक है। ये आपके पास जैसे इस फिगर में है, ये आपके पास एक्शन है, ठीक है। और देखा जाए तो रिएक्शन क्या है? जो ये बॉल इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, सो दिस वन इज द रिएक्शन। बट एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये मैग्नीट्यूड में क्या है? ये इक्वल है, ठीक है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन? के हमने कहा कि अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींचती है, जिसका सबूत भी देखा हमने कि इसको हम किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये बॉल ग्राउंड से जाके लगता है, ये स्पेस में हिला में सस्पेंड नहीं, लटका नहीं रहता, ये गिरता है, ठीक है, ये नीचे को गिरता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये बॉल भी अपनी तरफ अर्थ को खींच रहा है, ये बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस मैग्नीट्यूड से बॉल अर्थ की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, अर्थ इसकी तरफ ऐसे एक्सेलरेट नहीं कर रही, अर्थ में किसी तरह की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। सो ये है एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रही है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी एक्शन तो अर्थ इस बॉल के ऊपर लगा रहा है। इसका हमने देखा कि ये एक्शन है, देखें, ये एक्शन की वजह से ये बॉल नीचे गिर रहा है। तो रिएक्शन में जब बॉल अर्थ को अपनी तरफ खींचता है तो अर्थ खींची नहीं जा रही, उसमें किसी तरह की एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा कि एफ द स्टोन एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। एक स्टोन है जो कि एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। ये मेरे पास एक स्टोन है, ठीक है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है अर्थ के ऊपर। देन व्हाई डोंट वी हैव द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड द स्टोन? हमने कहा कि ये स्टोन है, इसको हम किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं। अगर अर्थ इस स्टोन को अपनी तरफ खींचता है और ये स्टोन अर्थ की तरफ खींचा जाता है, ठीक है, इसमें इसको एक्सेलरेट करता है अर्थ, ठीक है, अपनी तरफ। तो फिर जब ये स्टोन अर्थ को अपनी तरफ एक्सेलरेट करता है, यानी जब रिएक्शन होता है, ठीक है, इस एक्शन का जब रिएक्शन होता है तो अर्थ क्यों नहीं एक्सेलरेट करती इस स्टोन के पास? लुक एट दैट। इसी का जवाब ढूंढते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है? न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट करता है कि जब किसी भी बॉडी का अगर कोई मास है और उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस पर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स इक्वल होती है उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के।
हम किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाएं और उसका कोई ना कोई नॉन ज़ीरो मास हो, कोई भी नॉन ज़ीरो मास हो, जैसा कि बॉल है, ठीक है, या फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, या ये कार ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। हम इसके ऊपर देखें, ये जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस कार में, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। चूँकि इस कार का कोई ना कोई मास है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट कार इन दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। अब अगर मैं इस लॉ को थोड़ा सा एक्सेलरेशंस के लिए लिखूं, इसमें एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकालूं, तो पता चलता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू force by mass so I can write A is equal to F by M, क्योंकि फोर्स को हम सिंबल F से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम इसके दो अगर फॉर्म बनाएं इस लॉ के, तो ये कहता है कि जितनी फोर्स अगर आप लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और इसकी सेकंड फॉर्म है कि एक बॉडी जितनी मैसिव होती है, जितना एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो उतनी कम एक्सेलरेट करता है। और एक बॉडी का मास जितना छोटा होता है, उसमें एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसी लॉ को, यानी इसके जो टू कंबाइंड फॉर्म है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 जो है न्यूटन सेकेंड लॉ की, ठीक है, इसको हम अपने इस रीजन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस बॉल का जो मास है वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। द मास ऑफ दैट बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल इज़ वेरी वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, वेयर बी रिप्रेजेंट बॉल, ई रिप्रेजेंट अर्थ, ठीक है। सो mass of earth is very very large is compared to the mass of that ball। तो क्या ख्याल है, हमने कहा कि जिन बॉडीज़ का mass बहुत लार्ज होता है, लाइक ये एरो लार्ज mass को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होती है, वो कम एक्सेलरेट करता है, ठीक है। सो इसी रीज़न से ये बॉल जो है, इसका मास कंपेरेटिवली अर्थ के मास से बहुत छोटा है और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको ड्रॉप करते हैं किसी सर्टेन हाइट से, तो ये बॉल जो है ये ग्राउंड की तरफ, यानी अर्थ की तरफ स्ट्राइक होती है, ठीक है, ड्रॉप करने के बाद। और इसके साथ साथ यही बॉल को जब हम हाइट पे रखते हैं अर्थ से, तो ये बॉल भी अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है, बट अर्थ एक्सेलरेट क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज टू द मास ऑफ बॉल। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी लार्ज। इसलिए इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, निग्लिजिबल सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें इस बॉल की, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा मास है अर्थ के मास के बदले में, इसलिए इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि जब अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींचता है तो ये तो चला जाता है उसकी तरफ, लेकिन ये भी अर्थ को जब अपनी तरफ खींचते हुए फोर्स एक्सर्ट करता है तो अर्थ एक्सेलरेट नहीं करता, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी 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 बिगर देन द मास ऑफ बॉल। सो दैट्स वाई एक निग्लिजिबल सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है मास ऑफ अर्थ के अंदर। सो हम कंक्लूजन एक लिख सकते हैं कि द मास ऑफ स्टोन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, स्टोन का जो मास है वो बहुत छोटा है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी लाइटर इज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ। सो हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रही है वो एक लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितनी फोर्स लगेगी,
ठीक है, उतना ही बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, लेकिन वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, उतना ही बॉडी में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो कंपेरेटिवली तो ये जो मास ऑफ स्टोन है ये एक अर्नी ऑब्जेक्ट है, यानी इसका बहुत बहुत माइनर सा मास है अर्थ के मास के मुकाबले में, इसलिए जो स्टोन है वो बहुत छोटा है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होती है ये लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ मैं जितना इसको ऊपर की तरफ खींचूँ तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो एग्जर्ट करती है फोर्स, वो बहुत लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसका मास बहुत स्मॉल है। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से जो आपके पास ये जो बॉल इस अर्थ पे एक्सेलरेशन लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है, वो बहुत माइनर सी है, क्योंकि इस मास का बॉल अर्थ के मास से छोटा है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने न्यूटन लॉ की रिसेम्बलेंस देख ली होगी कि कैसे न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ जो है वो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिसेम्बलिंग करता है, क्योंकि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसका एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, उनका रिएक्शन होता है। अब ये एक्शन और रिएक्शंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शंस में अपोजिट होते हैं। ये अर्थ को ऊपर की तरफ खींचता है, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचती है। सो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हुए, बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी जी। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा and how you feel about that lecture. Thank you.